हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नीट 2026 का फुल रोड मैप। आपको किस तरीके से आपकी पढ़ाई करनी है इस थ्रू आउट ईयर में, जिससे आपका एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट पक्का हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, क्या चीज़ को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, उस सारे टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम 2025 का पेपर उठा के देखेंगे, जो पेपर का लेवल था वो बढ़ गया था। ठीक है, जो हमने एक्सेप्ट किया था पेपर, उस तरीके का पेपर इस साल हमें देखने को नहीं मिला है। इस पेपर को नजर रखते हुए हमें अपना जो प्रिपरेशन है उसे लेवल अप करने का जरूरत है। ठीक है, बायोलॉजी पे अगर हम देखेंगे तो बायोलॉजी का सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस पे ही थे, पर जो क्वेश्चन बनाया गया था ना वो बहुत ही ट्रिकी था या फिर लॉन्ग था, जिसके वजह से बच्चों को ही बायोलॉजी में ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, जो बच्चे मॉक टेस्ट में बायोलॉजी का पेपर 45 to 50 मिनट्स में निपटा देते थे, उन बच्चों को भी 1 से 1.5 घंटा लग गया बायोलॉजी में ही। ठीक है, तो पेपर ओवरऑल 2025 का टफ था, और जो हम लोगों ने पढ़ाई की थी उस टाइप का पेपर हमें देखने को नहीं मिला था। ठीक है, पर हम लोग अब नीट 2026 के लिए पेपर किसी भी तरीके से आए, हम लोग सब टाइप के लिए रेडी होंगे। ठीक है, या पेपर टफ आए या फिर इजी आए या फिर मॉडरेट आए, किसी भी लेवल का पेपर अगर हमें मिलेगा तो भी हम लोग सॉल्व कर पाए, उस तरीके का प्रिपरेशन हमें इस साल करना है। ठीक है, तो बच्चों प्रिपरेशन शुरू करने से पहले अगर एक ड्रॉपर हो आप, तो मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों, पहले आप लोग अपना मिस्टेक को नोट डाउन करो कि आपने पिछले साल क्या क्या मिस्टेक किया था। ठीक है, आपने क्या कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की थी, क्या आपने बैकलॉग ज़्यादा बना लिया था, क्या आपने मॉक टेस्ट को लगाया था, या फिर आपने लास्ट में पैनिक कर लिया था, क्या ओएमआर बबलिंग में आपसे गलती हुई थी। ये सारे जो भी चीज़ें हैं इन्हें पहले नोट डाउन करो। ठीक है, उसके बाद अपना इस साल का प्रिपरेशन को शुरू करना। ठीक है बच्चों, नीट 2026 की प्रिपरेशन करते टाइम आपको कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, पूरे तरीके से छोड़ना पड़ेगा, तभी आप लोग नीट 2026 को क्लियर कर पाओगे और एक मेडिकल सीट को आपके लिए रिजर्व कर पाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है जो आपको छोड़ना है, वो है पहले आपको अपना फ़ोन। आपको अपने फ़ोन में जो आप अननेसेसरी स्क्रोलिंग करते हो ना, उस स्क्रोलिंग को छोड़ना होगा। जो भी आपके पढ़ाई के अलावा आपके फ़ोन में है, उन सारे चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। इट्स मे बी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कोई भी अदर ऐप। ठीक है, आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। एंड सेकेंड वन, परफेक्शन। परफेक्शन के पीछे कभी मत भागना बच्चों इस साल में। ठीक, क्योंकि जो नीट का प्रिपरेशन है ये एक मैराथन का जैसा है। ठीक है, तो आपको लगातार लगातार भागते रहना पड़ेगा, अपनी करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज एक दिन हम लोग ब्रेक लेंगे। ठीक है, परफेक्शन के बीच में कभी मत भागना। बच्चे क्या करते हैं कि वो टाइम टेबल बना लेते हैं कि मैं 7 बजे उठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये इतना टाइट टाइम टेबल बना लेते हैं कि अगर उसमें से एक भी फॉलो नहीं हो रहा है तो वो उस डे को स्किप कर देंगे और फिर बोलेंगे हम लोग कल से परफेक्ट वे में करेंगे। ठीक है, वो कल कभी आता नहीं है। तो फर्स्ट वन, परफेक्शन के पीछे मत भागना। एक रफ टाइम टेबल बनाओ कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, रात में इतने बजे सोऊंगा, उतना ही। उसके अलावा एक 3 स्लॉट बनाओ अपना खुद का, उसमें मैं ये पढ़ूंगा, मैं ये पढ़ूंगा, मैं ये पढ़ूंगा मत बनाओ। पर ये मत करना कि अगर उसमें से एक भी नहीं होगा तो मैं पूरा दिन कुछ करूंगा नहीं, इस तरीके से मत करना। ठीक है, एंड थर्ड वन, ये रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, अगर बोलते हैं आप लोग कि हम लोग तो सीरियस रिलेशनशिप में हैं, हम लोग कैसे छोड़ेंगे, ये होगा नहीं, वो वगैरह वगैरह। ठीक है, सीरियस रिलेशनशिप में हो ओके, पर हाँ उतना सीरियस है तो आप बता सकते हो उन्हें कि मेरा इम्पोर्टेंट फेज है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम, हम लोग थोड़े दिन के लिए ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे आप उनसे कह सकते हो ना। सो प्लीज़
ये तीन चीजें मेरे हिसाब से बच्चों को ज्यादा डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है एग्जाम टाइम के अंदर, ठीक है। तो इन तीनों को अगर आप कम करने के लिए रेडी हो, फोन में जो अननेसेसरी स्क्रोलिंग है उसे छोड़ने के लिए रेडी हो, और प्रोकास्टिनेशन, परफेक्शन के बीच में भागने से अच्छा है जितना हो रहा है हमसे उतना तो कर लेंगे, ठीक है। सो परफेक्शन के बीच में भागना एंड थर्ड वन इसके बीच में भागना, इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपको डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी और डिसिप्लिन से अपनी पढ़ाई या फिर स्टडी को करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या टॉपर स्टूडेंट हो, वो इस एग्जाम के लिए मैटर नहीं करता। मैटर करेगा तो क्या आप एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट थे, क्या आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट थे, क्या आपने कंसिस्टेंसी में अपनी स्टडी किया था, वो ही मैटर करेगा, ठीक है। टॉपर एवरेज कुछ नहीं मैटर करेगा। अगर आप एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट हो, कंसिस्टेंसली आपने पढ़ाई की है, तो आप इस एग्जाम को फोड़ लोगे, ठीक है। देन अब हम लोग आते हैं अपना पूरा रोड मैप किस तरीके से होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, ठीक है बच्चों। बच्चों में जो ये नीट 2026 है उसे मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट फेज होगा दिसंबर टू जैन तक, एंड सेकेंड फेज फेब टू मार्च, एंड थर्ड लास्ट फेज अप्रैल टू आपका एग्जाम होगा ना मई में, उस डेट तक, ठीक है। दिसंबर और जनवरी में इस महीने तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एक टाइम अच्छे तरीके से, पूरा मतलब वन शॉट वीडियो से नहीं, पूरा डिटेल्ड में आपको आपका पूरा सिलेबस कवर करना है दिसंबर टू जैन के एंड तक, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए दिसंबर, अगर नहीं भी हो पा रहा तो भी आपको जनवरी तक आपका सिलेबस किसी भी हालत में कंप्लीट करना है एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या करना है, बायोलॉजी को कैसे करना है, फिजिक्स को कैसे करना है, केमिस्ट्री को कैसे करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, पर अब के लिए सिर्फ देख लो, ठीक है। एंड फरवरी मार्च में आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया है ना, उस सिलेबस को आपको रिवीजन करना है मिनिमम 2 बार। कितनी बार? मिनिमम आपको 2 बार इस सिलेबस को रिवीजन करना है फरवरी एंड मार्च में, ठीक है। और रिवीजन कैसे करोगे? आप वन शॉट वीडियोस की मदद से रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो। उसके साथ इस टाइम में एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेस्ट सीरीज कैसे होना चाहिए पता है आपको? पहले 25% का जो सिलेबस है उसके ऊपर एक मॉक, फिर 50, फिर 70, फिर 100% सिलेबस के ऊपर जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं ना, उस टाइप का टेस्ट सीरीज आपको फरवरी एंड मार्च में एनरोल करना है, जिससे आपको 2 बार अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अप्रैल में, अप्रैल जो है लास्ट मंथ है, आपको जितना हो सके उतना रिवीजन करना है इस मंथ में, और जितना हो सके उतना फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है अप्रैल महीने में, और जितना हो सके उतना रिवीजन करना है, जितना हो सके उतना अपने माइंड में भरते जाना है, ठीक है। और जो भी आपने स्टार पॉइंट लगाया था फ्रॉम दिसंबर या फरवरी में जो आपने रिवीजन किया था, तो आप स्टार मार्क जरूर लगाते होंगे ना किसी भी, तो उन स्टार मार्क पॉइंट्स को इन अप्रैल मंथ के अंदर आपको ध्यान से फिर से एक बार सब कुछ करना है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी को, फिजिक्स को और केमिस्ट्री को किस तरीके से आपको थ्रू आउट ईयर पढ़ना है। बायोलॉजी के लिए बच्चों बायोलॉजी के अंदर आपको पहले लगाने लेक्चर लगाने के बाद अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स लिखना जरूरी है, ठीक है। लेक्चर के साथ साथ आपको अपना हैंड रिटन नोट्स लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आप थोड़ा करोगे एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग जब करोगे, एक चीज दिमाग में रखना कि एनसीईआरटी को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं है, उसका हर एक सेंटेंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस साल का अगर आपने पेपर उठा के देखा ना, तो आपको पता चलेगा कि इस साल जिन्होंने एनसीईआरटी को पढ़ा था उनके लिए पेपर बहुत टफ था, पर जिन्होंने एनसीईआरटी को समझकर पढ़ा था,
एक एक लाइन को समझाता, उनके लिए वो पेपर इजी था। ठीक है, तो एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको समझना होगा। ठीक है, उसके बाद आप जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आप पढ़े थे, उसका पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू सॉल्व करोगे। ठीक है, कितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर्स लगाना, उसके बाद नोट्स करना, उन नोट्स को पढ़ना, उन नोट्स के पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग करना। एनसीईआरटी रीडिंग होने के बाद, एनसीईआरटी को पूरे तरीके से समझने के बाद उन टॉपिक के पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करना। ठीक है, ये आपको बायोलॉजी के लिए मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं फिजिक्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, फिजिक्स का अगर मैं पेपर उठा के देखूं तो फिजिक्स का पेपर इस साल बहुत ही टफ आया था। जेई लेवल के क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए थे। सो हमें हर टाइप के क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, उसलिए आप फर्स्ट लगोगे लेक्चर्स। ठीक है, लेक्चर्स के बाद आप बनोगे नोट्स, उन नोट्स को पढ़ोगे, नोट्स पढ़ने के बाद आप उन नोट्स से फॉर्मूला शीट्स बनाओगे। ठीक है, फॉर्मूला शीट बनाने के बाद फॉर्मूला शीट को एक बार अच्छे तरीके से समझकर पढ़ोगे। ठीक है, फिर फॉर्मूला शीट पढ़ने के बाद आप सॉल्व करोगे पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू। ठीक है, इस टॉपिक के रिलेटेड जो टॉपिक आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा, ठीक है, उस टॉपिक के रिलेटेड आप लोग पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू सॉल्व करोगे आफ्टर रीडिंग फॉर्मूला शीट। ठीक है, उसके बाद बच्चों पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद भी आपको एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है ना, उन्हें भी सॉल्व करना है। ठीक है, फिजिक्स में अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो तभी भी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें जरूर सॉल्व करके जाना है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी में कोई भी ग्राफ है, उस ग्राफ को फिर जो भी एक बॉक्स में अंदर कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा ना, जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, जो आपके टीचर ने आपको क्लास में समझाया है, उसे आपको जरूर पढ़ना है एनसीईआरटी से। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स के बाद हम लोग आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के लिए सेम आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, नोट्स बनाना है, फिर नोट्स को पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी रीडिंग मारना है। ठीक है, रिएक्शन, सारे रिएक्शन आपके एक पेज पर लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, उस तरीके से आपको ऑर्गेनिक करना है। फिर उसके बाद पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू सॉल्व करोगे, और एनसीईआरटी तो आप पढ़ोगे सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आप करोगे ही करोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम है। ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम आपको इसी मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर आएंगे, तो आपको इसे एज इट इज फिजिक्स हमने कैसे किया था ना, उस तरीके से करना है। मतलब आपको पहले लेक्चर्स लगाने होंगे, उसके बाद नोट्स, उसके बाद आपको बनाना होगा फॉर्मूला शीट उस चैप्टर का, उसके बाद पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू, उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। उसके साथ साथ आपको सिर्फ यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन वही नहीं करना, आपको एनसीईआरटी को भी एक बार पढ़ना जरूर है। ठीक है, एक बार तो पढ़ लेना अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका फुल रोड मैप फॉर नीट 2026। ठीक है बच्चों, तो यार मैं यही बोलना चाहूंगी कि बच्चे जब पहला दिन होता है ना, तो बहुत क्यूरोसिटी में शुरू तो कर लेते हैं, बट लास्ट तक उस एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाते, उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप कंसिस्टेंस नहीं रह पाओगे अपने इस जर्नी के अंदर, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो प्लीज कंसिस्टेंट रहना, जितना हो सके उतना अपने आप को पुश करना। ठीक है, जब भी भटक रहे हो या फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो ना, तो सिर्फ एक बात अपने आप से पूछना कि यार मैंने इस जर्नी को शुरू क्यों किया था, है ना। डिसीजन आपका है इस साल फिर से एग्जाम में अपीयर होने के लिए, ड्रॉपर बच्चे के लिए, और जो फ्रेशर है बच्चों उनके लिए भी। आपने अगर साइंस स्ट्रीम्स चुना था, आपने अगर नीट की तैयारी करने के बारे में सोचा था, तो आपका कुछ जरूर ड्रीम था, आपको कुछ ट्रिगर जरूर कर रहा था, तो उस चीज को याद रखना, फिर अपने पढ़ाई के ऊपर लग जाना। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है जो मैंने आपको बोला। और बच्चों और एक बात मैं बताना चाहूंगी, बायोलॉजी के लिए
मैं बायोलॉजी के लेक्चर्स लेती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप देखोगे तो मैं आपको पूरा बायोलॉजी जो मैंने बताया था आपको पहले दिसंबर एंड जनवरी एंड तक खत्म करके दूंगी मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या फिर आपके आपको मेरे साथ वो वाइब मैच होता है, तो आप रेगुलर क्लास अटेंड करना मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं आपको शॉर्ट आपको जनवरी तक नहीं दिसंबर तक की आपका सिलेबस कंप्लीट करके दूंगी। मैं आपको पहले व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करूंगी हर टॉपिक को, उसके बाद उसे मैं आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। जिससे आपको एनसीईआरटी भी साथ साथ याद होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। उसके बाद हम लोग जो पीवाईक्यू है वो भी सॉल्व होंगे, वो भी सॉल्व करवाऊंगी मैं लाइव क्लास के अंदर। उसके बाद मैं आपको डेली क्लास खत्म होने के बाद आप मेरे साथ नोट्स बना पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल के अंदर। उसके साथ आपको डेली डीपीपी भी मिलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे 15 डेज के अंदर, 1 महीने के अंदर, ठीक है। पहले हम लोग शुरुआत में 15 डेज के रखेंगे, 15 डेज को एक बार हम लोग टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको वीकली कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको अगर मेरे पे ट्रस्ट है तो जरूर आना, वीडियो को देखना, अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप मेरे से पढ़ो किसी से भी पढ़ो, पर एक बात याद रखना, स्टिक टू वन टीचर, ठीक है। कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता बच्चों, हर टीचर अपना लेवल बेस्ट बेस्ट लेवल आपको पढ़ाते हैं। पर गलत कहाँ पर होता है पता है, कि हर बच्चे का एक अलग होता है, ठीक है। हर बच्चे को हर टीचर के साथ वो वाइब महसूस नहीं होता। हर बच्चे को एक टीचर फेवरेट होता ही होता है, या फिर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका उसे अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो आप खुद से डिसाइड करना अपने जर्नी शुरू करने से पहले कि मुझे किस टीचर का अच्छे से समझ में आ रहा है, एंड उस टीचर के साथ स्टिक हो जाना, ठीक है। वो बैच हो सके कुछ भी हो सके, स्टिक हो जाना उन टीचर के साथ, फिर उन्हें अच्छे तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करना, ठीक है। उतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।